हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड में जो लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर होता है उसमें एक टॉपिक होता है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। और वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, गेमिंग, ऐसे ही बहुत सारी होती हैं। उनमें से आज हम क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग, प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। और हम जब मीनिंग और डेफिनेशन की अलग अलग बात कर रहे होते हैं तो मीनिंग में हम लिटरेरी मीनिंग की बात करते हैं कि उसका एक्चुअल में मतलब क्या होगा, या हम ये बोल दें डिक्शनरी के हिसाब से क्या मतलब होगा। फिर जो है डेफिनेशन में हम पर्टिकुलरली उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो है एक सेंटेंस में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। या फिर हो सकता है हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हो तो उस टॉपिक में किसी लिंग्विस्ट ने या किसी भी स्कॉलर ने कोई डेफिनेशन दी हो, रिनाउंड स्कॉलर ने, उसकी बात हम करते हैं। फिर हम बात करेंगे नीड और ऑब्जेक्टिव क्या है रेमेडियल टीचिंग के। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या आती हैं बच्चों को जो आईआरटीपी के अंडर होते हैं, और आईआरटीपी होता क्या है, प्रोसीजर क्या होता है रेमेडियल टीचिंग का। उसके बाद रोल ऑफ टीचर की बात करेंगे, और रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है, मतलब किस टाइप की या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को हम रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज बोलेंगे। और इसके बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे रेमेडियल टीचिंग के इस कंटेंट को सिर्फ एक बार पढ़ के, यानी कि एक बार नोट्स बना के, आप इसको जनरल पेपर यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में भी, प्लस आप किसी भी पेडागोजी के पेपर में अगर रेमेडियल टीचिंग आता है तो कैसे इसी कंटेंट को आप जो है मोल्ड करके वहां पर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो रेमेडियल टीचिंग दो वर्ड से बना है, रेमेडी और टीचिंग। अभी रेमेडी क्या होती है, बेसिकली अगर बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या इलाज, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं होम रेमेडी, यानी घर पे तैयार की हुई कोई भी इलाज करने वाली चीज, किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो वो होगा रेमेडी। तो रेमेडी क्या हुआ, अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई भी तरीका जिससे कि हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, वो रेमेडी है। और जब हम टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग क्या होता है, आइडियाज एंड बिलीव्स दैट आर टॉट बाय समबडी और समथिंग। किसी भी तरीके से जब हमें नए आइडियाज या बिलीफ सीखने को मिलते हैं, हमें पढ़ाए जाते हैं या सिखाए जाते हैं, वो होगा टीचिंग। मोस्ट प्रोबेबली जो है मोस्टली केसेस में टीचिंग की जब बात आती है तो हम टीचर की बात करते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और वही जो है आपको नई नई चीजें सिखाने में हेल्प करते हैं या सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले रेमेडियल टीचिंग को जो है वो कंपनसेटरी टीचिंग, करेक्शन टीचिंग, प्रिपरेटरी एजुकेशन, तो इस टाइप के वर्ड से भी इनको डिनोट किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो रेमेडियल टीचिंग वर्ड ही है, यानी कि आप जो है रेमेडी की तरह टीचिंग कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ रेमेडियल टीचिंग क्लास इज वन दैट इज meant to improve a learning skill or rectify a particular problem area in a student। यानी किसी भी स्टूडेंट में आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या उस लर्निंग स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस लर्निंग डिफिकल्टी जो आ रही है बच्चे को उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इसके अंडर आएंगे, यानी जिनको दिक्कत हो रही है और उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की कोशिश की जा रही है टीचर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। यानी रेमेडियल टीचिंग का एक प्रोग्राम जो है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी नहीं बोलेंगे, आप रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, उस बच्चे को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईआरटीपी। फिर आता है नीड एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जब नीड और ऑब्जेक्टिव आपके पास बहुत ज्यादा ना हो बताने के लिए, या आपके पास फ्लो चार्ट ना हो बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये हेडिंग्स जरूर यूज करनी है जब आप एग्जाम लिखते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग किस लिए जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग सपोर्ट देते हैं आप बच्चे को जो कि थोड़ा सा पीछे रह गया जब स्कूल परफॉर्मेंस की बात आती है। तो उस वही क्या जरूरत क्या है इस चीज की, ऑब्वियसली ये जरूरत है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। और मेन जो है रेमेडियल टीचिंग का अगर हम ओवरऑल जिस्ट निकाल के देखें तो इसके जो नाम है रेमेडियल टीचिंग वो अपने आप को डिफाइन करता है। तो इसलिए नीड क्या होगी, टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू pupils
who lag far behind their counterparts in school performance, यानी जो साथ वाले बच्चे हैं उनसे वो थोड़ा पीछे रह गए हैं स्कूल परफॉर्मेंस की जब बात आती है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या करेगी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए जरूरत है रेमेडियल टीचिंग की। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये उनको हेल्प करेगी किस चीज में, एक तो उनके ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने में, यानी जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उसका सोल्यूशन निकालने में। दूसरा किस चीज में, उनका जो पोटेंशियल है कि उनका जो बेस्ट है वो अपने आप का बेस्ट दे पाए, उनका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में, उसको निखार के लाने में। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेमेडियल टीचिंग का, बच्चे की हेल्प करना, और दूसरा क्या होता है कि उसका जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाना, कि वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जितना उसका है कि वो अपना जितना बेस्ट दे सकता है वो दे। फिर हम बात करते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टीज एक्चुअली होती क्या हैं जो बच्चे आईआरटीपी के अंडर जो है आ जाते हैं, यानी जिन बच्चों के लिए ये रेमेडियल टीचिंग की जाती है उन बच्चों की डिफिकल्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करेंगे तो वो बच्चे किस तरह के होते हैं उसकी बात हम करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले पुअर मेमोरी, यानी हो सकता है किसी बच्चे को अच्छे से याद ना हो रहा हो या आपको समझा रहे हो आप उसको, बट उसको जो है लर्न नहीं रह रहा वो जब तक वो एग्जाम में लिखे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब एग्जाम होता है या आप टेस्ट लेते हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो उसकी क्या रीजन हो सकता है, पुअर मेमोरी। फिर आता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाकी चीजों से, उसका अटेंशन स्पैन जो है या हम बोल देते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, तो वो क्या है उसकी कम है। फिर बात आती है पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर की, यानी वो चीजों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, उसको अच्छे से जो है वो चीजें कॉम्प्रीहेंसिवली समझ नहीं आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी कॉम्प्रीहेंशन पावर जो है वो कम है। फिर है लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी उसका मन ही नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है, मैं ये नहीं कह रही कि सब में होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑब्वियसली, बट मेजोरिटी में कई बार हम देखते हैं कि वो मोटिवेशन ही नहीं होता सीखने का, चाहे वो स्कूल लेवल पे क्यों ना हो। दे आर लाइक कि बस कंप्लीट करनी है स्कूल एजुकेशन या फिर एक डिग्री, जिससे कि जो है ये हो जाए कि बच्चे ने बीएससी बीए या कुछ कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो क्या हो जाता है, लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बच्चे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज कर जाते हैं बहुत सारी जगह पे, उनको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, तो वो भी एक रीजन होता है आईआरटीपी के अंडर जो है बच्चे का होने का। एक होता है लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, यानी आपको खुद से ही कोई उम्मीद नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है या किसी भी साइंस का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट है कोई, तो वो आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद से ही उम्मीद छोड़ चुके हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आता है फेल टू ग्रैस्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, यानी जो चीज आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको इफेक्टिवली गेन नहीं कर पा रहे हैं, रिसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है ढंग से, और उस जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं ना कि इस बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है, ठीक है, तो वो जो कैचिंग पावर है उसी को हम ग्रेस्पिंग पावर बोलते हैं, कि वो इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प बड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इनको नए कॉन्सेप्ट समझने में या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने में, हमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे ऑब्वियसली, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में इनको दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे कि कोई चीज इमेजिन करवा रहे हैं आप, अब वो एग्जाम्पल जब आप देंगे तो वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से दे सकते हैं जब आप पेडागोजी में रेमेडियल टीचिंग लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो जो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं कि जहां पे कुछ इमेजिन करना पड़ता है, उनको समझने में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, तो इस चीज में उनको दिक्कत आएगी। या फिर हो सकता है कि वो नॉलेज जो ट्रांसफर हो रही है कि टीचर से आप तक जो नॉलेज आ रही है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो आप जो है फेल कर रहे हो उस चीज में। नेक्स्ट आता है कि नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स और टास्क, यानी दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इनको टास्क करने में या कोई असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करने में, या होमवर्क दिया है आपको उसको कंप्लीट करने में, या हो सकता है क्लास में जो है आपको बीच में टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया हो सोल्व करने को, तो उसको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, या फिर वो जो है टाइम ज्यादा ले रहा है उस चीज के लिए, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है, लर्निंग डिफिकल्टीज में हम इसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा जो है, मान लीजिए आपको कुछ थोड़ा बहुत याद ना भी रहे एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं, तो आपको एक कॉमन परसेप्शन क्या है इस चीज में कि आईआरटीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो रेमेडियल टीचिंग में वो बच्चे आएंगे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं,
ठीक है। हम बाकी स्टूडेंट से रेमेडियल, क्योंकि पुअर मेमोरी कब होगी, जब किसी की शार्प मेमोरी होगी। ब्लैक कब होगा, जब साइड में व्हाइट होगा। तो वो वाली चीज हो जाती है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कंपैरिजन हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ कि पुअर मेमोरी, शॉर्ट अटेंशन स्पैन या लैक ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो चीजें हैं ये लर्निंग डिफिकल्टीज में आएंगी कि अब जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आप, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं ध्यान आ रहा उस टाइम के लिए जब आप लिख रहे हैं, तो ये जो दिक्कतें आपने लिखी हैं इनको सोल्व करना ही ऑब्जेक्टिव होगा रेमेडियल टीचिंग का। तो आप ऑब्जेक्टिव में भी जो है फर्दर और पॉइंट्स बना के, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि मेमोरी को जो है शार्प करना या अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करना, कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंक्रीज करना, मोटिवेशन इंक्रीज करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा होना, उनका सेल्फ एक्सपेक्टेशंस जो है वो इंक्रीज करना कि वो खुद से जो है ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करें, ठीक है। या फिर जो है टाइम कम लेना, उनकी स्पीड इंक्रीज करना, फ्लुएंसी इंक्रीज करना। तो ये सारे के सारे भी जो है एक ऑब्जेक्टिव में या नीड में हम बात कर सकते हैं, इनके ऑपोजिट जो पॉइंट्स होंगे उनकी, जब हम रेमेडियल टीचिंग की बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है रेमेडियल टीचिंग होगी कैसे, प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर, यानी आपकी क्लास में, अब जब हम स्लो की बात कर रहे हैं मतलब कोई तो फास्ट है ना उससे, तो कंपैरिजन जो है इसमें आ जाता है रेमेडियल टीचिंग में। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्लो लर्नर्स कौन कौन से हैं, या किसको जो है ये चीजें दिक्कत आ रही है। आप उनको इंटरेस्ट को देखेंगे, आप जो है उनकी लर्निंग एबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी, इन चीजों को फोकस में रखते हुए आप आइडेंटिफाई करेंगे स्लो लर्नर्स को, ठीक है। फिर अगला होता है कि एनालाइजिंग द मिस्टेक। आप जो है, अब उसने जो स्लो लर्नर है उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं या वो मिस्टेक क्या कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप एनालाइज करेंगे मिस्टेक को नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद आप उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत क्या, जो आपकी जो दिक्कत आई है बच्चे को, मान लीजिए वो बी और डी को जो है पढ़ने में सेम, या अगर उल्टा कर रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, जैसे तारे जमी के जो मूवी है एक, कौन सी थी, तारे जमीन पर, उस मूवी में भी यही चीज थी कि उसको लेटर्स जो है वो घूमते हुए नजर आते थे। तो वो आपको जो आपने मिस्टेक देखी है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या थी, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, डिसलेक्सिया जब हम बात करते हैं, तो वो डिस्कवर करना है कि कारण क्या है। अगर आपको रीजन पता चल गया तब आप जो है उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। और वही रेमेडियल टीचिंग में हम क्या बात करते हैं कि आप उसको नेसेसरी गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर पाए और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकल पाए। अब दूसरा, जब आप एग्जाम लिखते हैं स्पेसिफिकली बीएड में, थियरी एग्जाम जब आप लिखते हैं तो आप एटलीस्ट एक पेपर में या एक जो क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट आप बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप इसी का, अगर आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स पता है तो आप इन्हीं को एरो लगा के कि इसके बाद ये स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ऐसे करके भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कि आपको आता तो कम है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट पता है, लेकिन आप उन 4 पॉइंट को प्रेजेंट करके कैसे लिख रहे हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप थियरी एग्जाम लिखते हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने एक ये तैयार किया, जो मैंने आपको अभी तक समझाया प्रोसीजर में वही है, ये भी एक फ्लो चार्ट हो गया, लेकिन एक दो 4 लाइनें लिखी हैं और एक आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो उसकी एक जो है अलग ही ग्रेस हो जाती है आपके पेपर में। तो वो अडेप्टेशन जो है वो बहुत नेसेसरी हो जाती है। तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, एनालाइज करेंगे आप लर्नर को। अब एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है, आप उसकी लर्निंग एबिलिटी देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी, डिफिकल्टीज या डिसेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देखेंगे, ये लर्निंग एबिलिटी की जगह यहाँ स्टाइल कर लेना, लर्निंग स्टाइल के बारे में आप देखेंगे। उसके बाद जब आपने एनालाइज कर ली ये सारी चीजें, तो आप जो है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव रेडी करेंगे। मान लीजिए आप बीएड में है तो आपकी जो है टीचिंग जब होगी, आप जो है बच्चों को जब स्कूल लेवल पे पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जब आप लेसन प्लान लिखेंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मटेरियल, तो वो जो आप प्लान रेडी करते हैं वही चीज आप यहाँ पे करेंगे कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मटेरियल, फिर आप जो है टीचिंग करेंगे क्लास में जाके, ठीक है। टीचिंग आपने की है, उसके बाद आप इवेल्युएट भी करेंगे कि बच्चे को समझ आया भी है या नहीं आया। उसमें 2 चीजें हो सकती है, अगर उसको समझ आ गया यानी कि टारगेट अचीव्ड, अगर टारगेट अचीव हो गया है तो आप नया टॉपिक लेंगे और उसके लिए जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, और फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो क्या हो गया, डिफिकल्टीज इन लर्निंग,
अगर लर्निंग में डिफिकल्टी हुई है तो आपने जो टीचिंग प्लान रेडी किया था, आपने जो तरीके अपनाए थे समझाने के लिए, आप उनको रिवाइज करेंगे। आप जो है यहाँ पे रेमेडी तैयार करेंगे कि बच्चे को एक्चुअल में क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत के हिसाब से आप जो है फिर क्या करेंगे, नया टीचिंग प्लान बनाएंगे और उसके बाद जो है वापस से एनालाइज करेंगे लर्नर को। तो ये एक साइकिल से हमने रेडी की, एक फ्लो चार्ट रेडी किया, जो कि बहुत नेसेसरी हो जाता है जब आप एग्जाम लिखते हैं। तो आप सिंपल सी चीज को भी जो है फ्लो चार्ट में, ताकि आपके नोट्स भी इजीली बने और आपको लर्न भी इजीली हो, ताकि आपको रटने की या क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टीचर का क्या रोल होता है। रेमेडियल टीचिंग में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी एक लाइन तो इसी में ही इन्वॉल्व हो जाती है कि टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं टीचर जो है उसको डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज यूज करनी चाहिए, यानी अलग अलग तरह की डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग से जो है टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, फिर आता है कि टीचर शुड कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसका लर्निंग एबिलिटी अलग होगी, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं, कोई एवरेज परफॉर्म करता है, उसकी लर्निंग पावर जो है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम ज्यादा होगी, अलग अलग होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो टीचर को हमेशा कंसीडर करने चाहिए। टीचर को कई बार क्या होता है कि टीचर अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन मान लीजिए उसने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, ठीक है, बट जो स्लो लर्नर्स थे या जिनको थोड़ा धीरे समझ आना था उनको नहीं समझ आया। तो टीचर को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब टीचर पढ़ाना शुरू करे या बोलना शुरू करे तो स्लो से स्लो बच्चे को भी और फास्ट से फास्ट बच्चे को साथ लेके चले, उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये रोल होता है टीचर का। उसके बाद हम बात करें टीचिंग प्रिपरेशन की, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे से लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा। आपको जो है स्लो लर्नर्स की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनके बेसिस पे आप फिर क्या करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करेंगे। एक अलग तरह की मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन आप डिजाइन करेंगे कि इस सिचुएशन में मान लीजिए कुछ आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो आप स्टोरी से शुरू करें या उनसे क्वेश्चन पूछ के शुरू करें। वो आप ऑलरेडी बीएड के लेसन प्लान्स में आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो वो जो किस तरह से पढ़ाने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी टीचर के रोल में आ जाती हैं कि आप कैसा अप्रोच यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है तो आप उसको पहले कॉन्क्रीट से शुरू कीजिए, पहले आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बताइए उसको। ठीक है, पहले एग्जाम्पल बता के समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम्पल समझाने के बाद उसको क्या कर सके कि ये इसका कॉन्सेप्ट है रिलेटेड। ठीक है, या आप मैथ्स अगर पढ़ा रहे हैं तो पहले आप क्या करते हैं, एक थ्योरम बताते हैं या फिर क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, या रिवर्स होता है, पहले आप क्वेश्चन सोल्व करवा लेते हैं फिर आप थ्योरम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वो अप्रोच हो जाते हैं अलग अलग। उसके बाद आता है कि आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कीजिए, ये ना हो कि बच्चे को कंफ्यूजन हो उस चीज में, कि समझ ही ना आए कि टीचर बोल क्या रहा है या क्या करवाना चाह रहा है बेसिकली। तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। जब आपने लेसन कंप्लीट कर दिया है तो आप मेन पॉइंट्स को समराइज करने की कोशिश करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लर्निंग इंटरेस्ट या मोटिवेशन, क्योंकि टीचर क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाता नहीं है, सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं देता, उसके अलावा भी जो है टीचर का बोलने का तरीका या उसका मोटिवेट करने का तरीका, ये चीजें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाती है, आप उस चीज को एनहेंस करेंगे कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आप मोटिवेट करेंगे। ऑब्वियसली वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा बट कुछ टाइम के लिए तो काम करेगा ना। हो सकता है जब आप एक्सट्रिंसिक देते रहे उसके बाद एक पॉइंट पे आके उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप एनहेंस करेंगे उनके लर्निंग इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को। आप एनकरेज करेंगे बच्चों को कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वो जब बात आती है समझाने की या किसी एक्टिविटी की, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि आपको जो है ये चीज करनी है। आप फेल होते हैं, पास होते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है, उस चीज को साइड में रख के आपको जो है पार्टिसिपेट जरूर करना है। पार्टिसिपेशन डज मैटर। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और समझानी है। आपको जो है उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है इंडिविजुअल बच्चे की। ये नहीं हो कि आप जो है सिर्फ टॉपर पे फोकस कर रहे हैं या आप जो है बिल्कुल जो जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता उन पे फोकस करने, आपको हर बच्चे पे फोकस करना है। ठीक है, तो टीचिंग इसीलिए जो है अगर ऑनेस्टली किया जाए तो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन हो जाता है कि आप एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को मोल्ड कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को बनने में। ठीक है,
उसके बाद रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी आप हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस करेंगे। आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं या इंडिविजुअली फोकस करके समझा रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में आ जाता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, कई बार बोलते हैं लिटिल मास्टर्स बोल देते हैं हम बच्चों को, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं कि कई बार क्या होता है, आपको टीचर का समझाए हुए से ज्यादा आपका फ्रेंड जब समझा देता है आपको, तो उस टाइम पे ज्यादा समझ आ जाता है कोई भी टॉपिक, तो आप अपने क्लासमेट से समझ सकते हैं, बच्चों से। तो वो चीज जो है वो रेमेडियल टीचिंग में यूज की जा सकती है कि बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उनके फ्रेंड से या एक ग्रुप बनाए, उनको आप बोले कि एक बार आप समझाने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको समझाया। तो ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम में आ जाती हैं, क्योंकि आपका जो साथी है, पीयर है, जो क्लासमेट है, वो आपकी हेल्प कर रहा है इस चीज में। उसके बाद आता है रिवार्ड स्कीम, यानी अब रिवार्ड होता है ना कि चाहे रिवार्ड तो कोई भी हो, प्राइज में कुछ भी मिले वो सब चलता है, अगर छोटा सा पेन भी मिला 1-2 रुपए वाला वो भी चलेगा। तो आपको रिवार्ड स्कीम जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो है उनको टाइम टू टाइम रिवार्ड देते रहें कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको जो है कंपैरेटिवली, मान लीजिए ऑब्वियसली बच्चा फर्स्ट, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता ना, तो अगर बच्चा पहले स्लो लर्नर था लेकिन उसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको रिवॉर्ड दे। तो रिवॉर्ड स्कीम जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजी, रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव टीचिंग एड्स जो है वो आप यूज करें, ऑडियो विजुअल यूज एड्स, क्योंकि किसी बच्चे को सुन के ज्यादा समझ आ जाता है, किसी को देख के समझ आ जाता है, क्यों तो टीचर जो है, मान लीजिए आप स्मार्ट बोर्ड्स भी अगर यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग लेवल की बात हो गई, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं, आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि ये चीजें पता होनी चाहिए, वो आप जो है, या फिर हेडिंग्स एटलीस्ट आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, आप समझा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो वो ऑडियो विजुअल दोनों चीजों में आ जाएगा। सपोर्टिंग मटेरियल, या आप जो है कॉन्क्रीट चीजें लाके या कोई मॉडल बना के समझा रहे हैं, तो वो टीचिंग एड्स में जो है आ जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में वो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ओवरऑल एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाहे वो रेमेडियल टीचिंग हो या नॉर्मल टीचिंग हो या किसी भी तरह की टीचिंग हो, आपको एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को बेटर देना पड़ेगा स्कूल लेवल पे। और उस एनवायरनमेंट बेटर प्रोवाइड करने के लिए स्कूल लेवल पे आप कोशिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कोशिश कर सकता है, लेकिन जब घर की बात आती है तो आप बच्चे के जो है पेरेंट्स से भी बातचीत करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है उसमें आप इस चीज पे फोकस करें कि घर पे भी जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छे से प्रोवाइड हो। तो ये था रेमेडियल टीचिंग के बारे में ओवरऑल। अगर आपको यही चीज पेडागोजी में लिखनी है तो आप एक और पॉइंट ऐड कर देंगे कि रेमेडियल टीचिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होंगी, चाहे वो सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, कोई भी चीज है, तो आप उस चीज में क्या करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल रेमेडियल टीचिंग इन साइंस, रेमेडियल टीचिंग इन बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। तो इस तरह से आप एक और हेडिंग बना के उसके अंदर फिर जो है इन्हीं चीजों के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो आप उसमें कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, वो वाली चीजों की बात करेंगे, तो एक पर्टिकुलरली आप इन्हीं चीजों को मोल्ड करके एग्जाम्पल के साथ जो है पेडागोजी के सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को।